इंटरमीडिएट परीक्षार्थियों के लिए आज इंग्लिश का मॉक टेस्ट आयोजित हुआ। इस मॉक टेस्ट में उसी पैटर्न पे क्वेश्चंस रखे गए थे इस प्रकार आपका एनुअल एग्जामिनेशंस में होता है, और जितने भी क्वेश्चंस आपके हैं उसके सही ऑप्शंस के साथ आंसर्स आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। मोशन हाई स्कूल के इंग्लिश विषय के एक्सपर्ट आशुतोष सर आपको क्वेश्चंस वाइज आंसर्स बता रहे हैं। आशा है कि आप सभी इससे लाभान्वित होंगे। हेलो, गुड आफ्टरनून। आज का जो यह सेशन था, मॉक टेस्ट सेशन, यह आप लोग का बेहतर परफॉर्मेंस हो इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन में, इसको एश्योर करने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन था। एग्जाम से जस्ट पहले आप लोग अपने आप को आंक सकते हैं इस परीक्षा के माध्यम से कि आप कितना आपकी तैयारी इस एग्जाम के लिए हो पाई है। इंग्लिश सब्जेक्ट के विषय में जो अपने बिहार में, खासकर जो बिहार बोर्ड के बच्चे हैं, उनकी जो धारणा है कि यह एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है। स्टॉप हो गया। सबसे पहले हम लोग पूरे कोर्स को समझ लेते हैं कि आपका जो इंग्लिश का कोर्स है उसमें क्या क्या आवश्यक है। रणधीर सर, तो ओवरऑल जो सिलेबस है उसको समझ लीजिए। आपका जो क्वेश्चन पेपर है यह 2 पार्ट में बटा हुआ है। इसमें जो 50 क्वेश्चंस होते हैं, 50 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, वह सब्जेक्टिव होते हैं, और 50 मार्क्स के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होते हैं। 50 मार्क्स जो सब्जेक्टिव है उसमें एक एसे है जो 4-5 टॉपिक्स दिए रहते हैं, उसमें से किसी एक टॉपिक पर आपको आंसर लिखना रहता है। 150 से 200 शब्दों में आंसर लिखना रहता है। यह क्वेश्चन कुल 8 अंकों का होता है। इसके अलावा एक्सप्लेनेशन से 2 क्वेश्चन होते हैं 4-4 अंक के। एक प्रोज सेक्शन से होता है और एक पोएट्री सेक्शन से होता है। लेटर राइटिंग के 2 ऑप्शन दिए गए रहते हैं। उस 2 ऑप्शन में कोई एक लेटर आपको चूज करना रहता है, उस पर लेटर लिखना है जो 5 अंकों का है। इसके अलावा टेक्स्ट बुक से जो क्वेश्चन आंसर रहता है, क्यों जा रहा है एक बार तो टेक्स्ट बुक से कुल 5 क्वेश्चंस का उत्तर लिखना रहता है जो 2-2 अंकों का होता है। टेक्स्ट बुक से मेरा तात्पर्य है पोएट्री, प्रोज एंड स्टोरी ऑफ इंग्लिश। यह 3 चीजें आपके कोर्स में प्रिस्क्राइब्ड है। जो आपका टेक्स्ट बुक है रेनबो पार्ट 2, इससे कुल 5 प्रश्नों का उत्तर देना रहेगा। क्वेश्चंस की संख्या 10 रहेगी, जिसमें से जो भी 5 आप प्रेफरेबल हो आपके लिए उसको सेलेक्ट करेंगे और 5 प्रश्न का उत्तर देना है। इसके अलावा एक क्वेश्चन मैचिंग टाइप का रहता है, जिसमें पोएम्स एंड पोएट एंड प्रोज पीसेस एंड राइटर, ये कॉलम दिया रहता है जिसमें आपको सही मैचिंग करना है कि किस पोएम का कौन पोएट है या किस स्टोरी के कौन से ऑथर हैं, यह करना है। इसके अलावा एक क्वेश्चन ट्रांसलेशन से रहता है, एक क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन पैसेज
कॉम्प्रिहेंशन पैसेज रहता है। कॉम्प्रिहेंशन पैसेज आप समझते होंगे, इसमें एक अनसीन पैसेज रहता है जो आपके कोर्स से बाहर का होता है, और आप उसको पढ़कर उस पर जो बेस्ट क्वेश्चंस है उसका उत्तर आप देते हैं, जो 4 अंकों का होगा। तो इस तरह से कुल 7 क्वेश्चंस रहेंगे आपको, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, और जिनके कुल अंक होंगे 50। इसके अलावा जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उसमें ग्रामर से एक मेजर पोर्शन रहता है। कुल 60 प्रश्न ग्रामर से रहता है, जो ग्रामर के डिफरेंट टॉपिक से रहता है। इसमें वॉइस है, ट्रांसफॉर्मेशन है, नरेशन है, सेंटेंस के जो डिफरेंट टाइप्स होते हैं, आप पढ़े होंगे सेंटेंस के बारे में। जैसे सेंटेंस में आप पढ़े होंगे असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, या फिर ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, वह भी 4 प्रकार होता है, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स एंड मिक्स्ड सेंटेंस। तो सेंटेंस के डिफरेंट सेक्शन से क्वेश्चन रहता है। इसके अलावा वर्ड्स दिए रहते हैं जिसका करेक्ट स्पेलिंग आपको देखना होता है कि कौन सा करेक्ट स्पेलिंग वाला वर्ड है। तो स्पेलिंग करेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। आर्टिकल्स के बारे में पढ़े होंगे ग्रामर में, ए एंड द, ये 3 आर्टिकल्स हैं, उसका कहाँ पर कौन सा एप्रोप्रिएट आर्टिकल होगा, उसके यूजेस से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। इसके अलावा प्रीपोजिशन पर आधारित क्वेश्चन होते हैं। प्रीपोजिशन आपको पता है, जो नाउन और प्रोनाउन के पहले जो प्रीपोजिशंस यूज होते हैं, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच यूज होते हैं, उसे आप प्रीपोजिशन कहते हैं। तो कहाँ पर किस नाउन के पहले या किस प्रोनाउन के पहले कौन सा एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन होगा, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपके इस क्वेश्चन में रहता है। इसके अलावा द यूज ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव आपको पता है पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक महत्वपूर्ण पार्ट है, वह जिसको हम हिंदी में विशेषण कहते हैं। तो एडजेक्टिव के डिफरेंट टाइप हैं, और उसके यूजेस से रिलेटेड प्रश्न रहता है इंटरमीडिएट सेक्शन में। आपको पता है ये जितने भी ग्रामर के जो चैप्टर्स हैं आप शुरू के क्लासेस से ही पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन अब जो इंटरमीडिएट लेवल है इस पर थोड़ा सा जो उसका यूजेस या एप्लीकेशन साइड है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस ज्यादा रहेंगे। इसके अलावा मॉडल्स या मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स जिसे आप कहते हैं, जो जिनकी संख्या कुल 13 है, शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ought to, need, dare and used to, ये जो कुल 13 मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन होगा। कहां पर कौन सा एप्रोप्रिएट मॉडल वर्ब्स अप्लाई होगा, यूज होगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। टाइम एंड टेंस से क्वेश्चन, टेंस बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं इसको, आप देखेंगे इंटरमीडिएट लेवल पर में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मिलेगा क्वेश्चन पेपर में। इसके अलावा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यानी किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब फॉर्म, यानी कहाँ सिंगुलर वर्ब लगेगा, कहाँ प्लूरल वर्ब लगेगा, ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलेगा। इसके अलावा फ्रेजल वर्ब से मतलब है वर्ब और वर्ब के साथ जो एडवर्बियल पार्टिकल होता है उसको मिलाकर फ्रेजल वर्ब बनता है। उसका एप्रोप्रिएट मीनिंग को जज करते हुए और फिर उसका जो सेंटेंस में कहाँ यूज होगा, कहाँ पर कौन सा फ्रेजल वर्ब फिट होगा, यह आपको जज करना है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। इसके अलावा इन 60 प्रश्नों के अलावा 40 प्रश्न टेक्स्ट बुक से रहता है, जिसमें आपका प्रोज सेक्शन, पोएट्री सेक्शन और स्टोरी ऑफ इंग्लिश, इन
सबसे मिलाकर कुल 40 प्रश्न रहते हैं। तो यह जो 100 प्रश्न है ऑब्जेक्टिव का, इसमें आपको सिर्फ 50 क्वेश्चंस का उत्तर देना है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव सेक्शन 50 अंकों का है। और इसमें ध्यान यह रखना है कि आप यदि 50 से अधिक का प्रश्नों का उत्तर करते हैं तो शुरू के जो 50 क्वेश्चन होंगे उसी का अंक आपको मिलेगा। चाहे उसमें कोई गलत भी हो तो आपका वो अंक कटेगा। ऐसा नहीं कि 50 क्वेश्चन के बाद अगर कोई आपने सही बनाया है तो उसका अंक आपको मिलेगा, और बीच में गलत बनाया है तो उसका अंक मतलब उसको ओवरलुक किया जाएगा। ऐसा नहीं होता है। इसलिए सावधानी यह रखना है कि आपको सिर्फ 50 क्वेश्चन ही आंसर करना है। यदि 50 से अधिक करते हैं तो उसको आप इवेलुएट नहीं किया जाता है। तो आप इसमें बेस्ट जो 50 जिस पर आपको बेस्ट कॉन्फिडेंस हो कि ये मेरा सही है। जनरली क्या होता है कि ग्रामर लोग का ज्यादा फेवरेट होता है। अगर ग्रामर पर अच्छी तरह कमांड आप कर लेते हैं तो मेरे ख्याल से 60 क्वेश्चन में 50 सही बनाना कोई बहुत मुश्किल कार्य नहीं है। तो मैं फिर से आपको सजेस्ट करूंगा कि ग्रामर का आप रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए। आपके लिए एक एक अंक इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये जस्ट जो अभी मैंने बताया यह एक ओवरव्यू था पूरे सिलेबस का। सिलेबस में सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव में यह बटा हुआ है सिलेबस। सब्जेक्टिव में एसे पढ़ना है, एक्सप्लेनेशन से क्वेश्चन रहेगा, लेटर राइटिंग है, इसके अलावा टेक्स्ट बुक से रिलेटेड क्वेश्चन है जो क्वेश्चन आंसर भी है, मैचिंग है, ठीक है, ट्रांसलेशन और कॉम्प्रिहेंशन, ये चीजें हैं। ठीक है, आज जो टेस्ट हुआ है इसका हम लोग एक बार देख लेते हैं कि कितना सही आपने बनाया है। ठीक है, आपके पास क्वेश्चन पेपर हो तो आप उससे मिला लीजिए। आज जो पहला क्वेश्चन था, I was pleased with the news. Choose the correct active voice. इसके 4 ऑप्शन दिए गए थे। The news pleased me, the news will please me, the news should please me, and I pleased by the news. तो इसका जो करेक्ट एक्टिव फॉर्म है वह है the news pleased me। ठीक है, जिन लोगों ने इस ऑप्शन को बनाया चूज किया है उनका वह सही है, एक अंक उनको मिलेगा इस क्वेश्चन के लिए। जो लोग नहीं बनाए हैं इस ऑप्शन को ऑप्ट किए हैं तो काइंडली उसको आप कर लीजिए, मार्क कर लीजिए। आगे जब एग्जाम में इस तरह से प्रश्न आता है तो आप इसी ऑप्शन को ऑप्ट कीजिएगा। दूसरा प्रश्न था आपके क्वेश्चन पेपर में, यू डैश ड्राइव फास्ट व्हेन यू आर अ चाइल्ड। ठीक है, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे, चारों ऑक्सिलरी वर्ब्स है। पहला था ought to, दूसरा था need to, तीसरा था must to और चौथा था used to। ठीक है, तो यहां जो करेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब होगा used to, जो डी ऑप्शन है वह करेक्ट है। You used to drive fast when you were a child। इसका अगर हम हिंदी रूपांतर करेंगे तो तुम तेज ड्राइव किया करते थे जब तुम बच्चे थे। ठीक है, तो ये जो पास्ट हैबिट्स होते हैं उसके लिए यूज टू का प्रयोग होता है। ठीक है, तीसरा जो प्रश्न था आपके क्वेश्चन पेपर का वह है आई डैश फॉर 4 hours, चूज द करेक्ट टेंस फॉर्म। इसमें जो ऑप्शन दिए गए थे आई एम वर्किंग, will be working, was working, have been working। ठीक है, इसका भी जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट है। I have been working for 4 hours। यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में वाक्य है, इसलिए यहां पर जो वर्ब फॉर्म होगा have been working, ये सही है। ठीक है, चौथा जो प्रश्न
था आपके क्वेश्चन पेपर का वह है सी सेड दैट सी हैड लॉस्ट हर पेन। चूज द करेक्ट डायरेक्ट नरेशन। आप नरेशन पढ़े हैं कोर्स में। नरेशन दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन, या डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। तो यहाँ जो इसका डायरेक्ट नरेशन है, 4 ऑप्शन दिया गया है। सी सेड आई हैव लॉस्ट माई पेन, सी सेड आई हैव लॉस्ट माई पेन, सी इज सेइंग आई हैव लॉस्ट हर पेन, सी वाज सेइंग आई हैव लॉस्ट माई पेन। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है सी सेड आई हैव लॉस्ट माई पेन, यह करेक्ट ऑप्शन है। चूंकि जो नरेशन के रूल है उसके हिसाब से नरेशन के रूल के हिसाब से आई हैव लॉस्ट माई पेन, जब इसका आप इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तो आई चूंकि फर्स्ट पर्सन में है तो यह सब्जेक्ट के अनुसार सी हो जाएगा, और हैव यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यह वाक्य है तो वह पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। जो चेंज ऑफ टेंस का रूल होता है और चेंज ऑफ पर्सन, नरेशन में चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस एंड चेंज ऑफ अदर वर्ड्स इन द सेंटेंस, इन चीजों के रूल्स को फॉलो करना होता है। तो यहाँ सी सेड आई हैव लॉस्ट माई पेन, यह इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, पांचवा जो प्रश्न आपके क्वेश्चन पेपर का है वह है सी डैश अ ब्यूटीफुल डॉल। यहाँ चूज द करेक्ट टेंस फॉर्म, जिसमें पहला ऑप्शन है हैव बॉट, दूसरा है माइट बॉट, तीसरा है हैज बॉट और चौथा है विल बॉट। तो इसमें जो तीसरा ऑप्शन है हैज बॉट, यह करेक्ट ऑप्शन है। सी हैज बॉट अ ब्यूटीफुल डॉल। छठा प्रश्न है द कल्प्रिट वाज सेंटेंस्ड टू 5 years इन प्रिजन। ठीक है, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। यहां जो सेंटेंस्ड वर्ड है इसका सही अर्थ क्या है यह आपको बताना है। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, डिसअपॉइंटेड, चीटेड, कन्विक्टेड एंड अवॉइडेड। यानी इस वाक्य का अर्थ है कल्प्रिट यानी जो दोषी है उसे 5 साल की कारावास की सजा दी गई। तो यहाँ सेंटेंस का अर्थ होगा कन्विक्टेड, यानी उसे उस पर दोष साबित हुआ और उसे 5 साल के लिए कारावास की सजा मिली। तो सेंटेंस का जो सही मीनिंग है यहाँ वो कन्विक्टेड है। ठीक है, यानी सी ऑप्शन इसका सही है। सातवां जो प्रश्न है चूज द करेक्ट सेंटेंस। द एयर इन दीज क्लासरूम्स स्मेल्स फ्रेश। बी ऑप्शन है द एयर इन द क्लासरूम स्मेलिंग फ्रेश। द एयर, सी ऑप्शन है द एयर इन क्लासरूम्स स्मेल फ्रेश एंड डी ऑप्शन है द एयर इन दीज क्लासरूम्स स्मेल्ड फ्रेश। तो यहाँ जो पहला ऑप्शन है द एयर इन दीज क्लासरूम्स स्मेल्स फ्रेश। ठीक है, क्योंकि ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ जो एयर है वह सिंगुलर नाउन है और एयर के हिसाब से जो वर्ब फॉर्म है वह स्मेल्स करेक्ट है, क्योंकि स्मेल्स भी सिंगुलर वर्ब है और द एयर इन दिस क्लासरूम्स स्मेल्स फ्रेश। यहाँ आपको देखना था कि नाउन सिंगुलर है या प्लूरल और वर्ब सिंगुलर है या प्लूरल। यदि नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो एक जनरल रूल है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब
एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब, शॉर्ट में इसे SSPP भी कहते हैं। 8वां क्वेश्चन है टेल द ट्रूथ, बी साइलेंट, चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन। अब इसमें कई सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, टेल ट्रूथ और बी साइलेंट। दूसरा ऑप्शन है साइलेंट बी और टेल द ट्रूथ। तीसरा ऑप्शन है टेलिंग द ट्रूथ एंड बी साइलेंट। और चौथा ऑप्शन है टेल द ट्रूथ और बी साइलेंट। तो इस जो दो सेंटेंस है टेल द ट्रूथ बी साइलेंट, इसका जो करेक्ट कॉम्बिनेशन होगा, जब दोनों को हम जोड़ेंगे सेंटेंस को, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है टेल द ट्रूथ और बी साइलेंट, यानी डी ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, यानी अर्थ यह हुआ कि सत्य बोलो या फिर साइलेंट रहो, दो चीजें हैं। या तो हमें सत्य बोलना चाहिए, नहीं तो कम से कम हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए या गलत के साथ नहीं देना चाहिए। तो लॉजिकली यह करेक्ट सेंटेंस है। 9वां क्वेश्चन है ही डैश ऑफ द डील एट द लास्ट मोमेंट। ठीक है, इस खाली स्थान में कौन सा जो फ्रेजल वर्ब है वह सही होगा। पहला है एक्ट ऑन, दूसरा बैक्ड आउट, तीसरा है आस्क फॉर और चौथा है बैकअप। तो इस सेंटेंस के हिसाब से बी ऑप्शन सही है, ही बैक्ड आउट ऑफ द डील एट द लास्ट मोमेंट, यानी वह अंतिम क्षण में जो उसने डील किया था, जो उसने बातें तय की थी, उससे वह पीछे हट गया या मुकर गया। ठीक है, बैक्ड आउट का मतलब पीछे हटना या मुकर जाना। ठीक है, तो इसमें जो 9th क्वेश्चन है उसका जो ऑप्शन बी है वो सही है ऑप्शन। इसके अलावा जो क्वेश्चन नंबर 10 है अ सोल्जर शुड वैल्यू ऑनर डैश लाइफ। इसमें करेक्ट प्रीपोजिशन आपको फिलअप करना है। ऑप्शंस हैं आफ्टर, अगेंस्ट, एबव एंड अबाउट। ठीक है, तो इस सेंटेंस को देखिए, लैंग्वेज और लॉजिक का बड़ा घनिष्ठ संबंध है। कहीं भी सही या गलत आप कैसे जज करेंगे कि कहां पर कौन सा सही है ऑप्शन या गलत है। तो लॉजिकली आपको देखना होगा कि उस सेंटेंस में कौन सा फिट होता है। अ सोल्जर शुड वैल्यू ऑनर एबव लाइफ, ये सही ऑप्शन है, ऑप्शन सी। यानी एक जो सैनिक है उसे सम्मान या आत्मसम्मान कहिए, देश का सम्मान कहिए, उसका वैल्यू अधिक देना चाहिए, किससे, लाइफ से। यानी जीवन को भी सोल्जर क्या करता है, कुर्बान कर देता है सम्मान के खातिर। तो यहां सी ऑप्शन सही है। 11वां क्वेश्चन है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यहां 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। सप्लाई, सप्लाई का स्पेलिंग दिया गया है ए ऑप्शन में SUPPLY, बी ऑप्शन में है SAPLY, सी है SUPLI और डी है SAPLEY। तो यहां जो ऑप्शन ए है SUPPLY वो सही है। सप्लाई का अर्थ क्या होता है, आपूर्ति करना, जिसका स्पेलिंग होता है SUPPLY। ठीक है, 12वां क्वेश्चन है चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ बैरन। ठीक है, बैरन यानी बंजर। ठीक है, तो इसका 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला है स्टेराइल, दूसरा है वेजिटेरियन, सॉरी, दूसरा है अप्रोच, तीसरा है पार्शल और चौथा है पनिश। ठीक है, तो बैरन का जो करेक्ट सिनोनिम है वो स्टेराइल होगा। ठीक है,
बैरन का जो सिनोनिम है, सिमिलर मीनिंग वाला वर्ड है, वह स्टेराइल है। ठीक है, बैरन का मतलब क्या होता है? बंजर, अनुर्वर, मतलब जिसमें उर्वरा शक्ति, फर्टिलिटी, फर्टाइल नहीं हो, उसे आप बैरन या स्टेराइल कर सकते हैं। 13 जो क्वेश्चन है, गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन हु ईट्स फ्लैश, जो मांस खाता है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आप हिंदी में भी पढ़ते हैं। यहाँ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में उसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला है इनकॉरिजिबल, दूसरा है वेजिटेरियन, तीसरा है कैनिबल और चौथा है पैरासाइट। देखिए, जहां भी एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन हो तो वहां आपको मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन जो होता है उसे चूज करना होता है। ठीक है, इनकॉरिजिबल का अर्थ होता है जिसे करेक्ट नहीं किया जा सके। ठीक है, वेजिटेरियन जो शाकाहारी होते हैं उन्हें कहा जाता है, हो ही नहीं सकता है दोनों। कैनिबल और पैरासाइट, पैरासाइट कहते हैं जो दूसरे पर आश्रित होता है, पर पोषी, यानी जो दूसरे पर सॉरी परजीवी, जो दूसरे पर जिसका जीवन निर्भर करता है। सी इसका करेक्ट ऑप्शन है, कैनिबल, जो मांस खाता है उसे कैनिबल कहते हैं। 14वां क्वेश्चन है, द राइज एंड फॉल डैश कॉज्ड बाय द स्टॉर्म। यहां 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इज, हैज, वाज, सॉरी इज, हैज, वेयर एंड हैव। The rise and fall dash caused by the storm. तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वह इज है। द राइज एंड फॉल इज कॉज्ड बाय द स्टॉर्म। यहाँ थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इज होगा या हैज होगा। ठीक है, ये दोनों बहुत ही क्लोज है, लेकिन यहाँ यह जो सेंटेंस है आप उसको गौर से देखेंगे तो यह एक पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। अगर इसको हम एक्टिव वॉइस में रखेंगे तो हो जाएगा, द स्टॉर्म causes the rise and fall, the storm causes the rise and fall। इसको जब आपने पैसिव में बदला तो हो गया, द स्टॉर्म, द राइज एंड फॉल इज कॉज्ड बाय द स्टॉर्म। ठीक है, तो इसे सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव सेंटेंस मानते हुए यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वह इज है। और यहाँ सिंगुलर वर्ब इसलिए लगा है क्योंकि आर्टिकल एक ही है, द के साथ 2 वर्ब जुड़ा हुआ है, राइज एंड फॉल, इसलिए एक ही इसको मानते हुए वहां पर इज का प्रयोग सही है। 15वां क्वेश्चन है, हिज गार्डन इज वेरी लार्ज, चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। लार्ज, लार्ज अब जानते हैं, लार्ज का मतलब होता है बड़ा। ठीक है, बागीचा क्या है? बहुत बड़ा है। अब इसका लार्ज वर्ड जो है इसका एंटोनिम आपको ढूंढना है। तो यहाँ है स्मॉल, पहला ऑप्शन है, दूसरा है बिग, तीसरा है इनॉर्मस, चौथा है ह्यूज। तो एंटोनिम यानी विपरीतार्थक शब्द, तो लार्ज का विपरीतार्थक क्या हो सकता है? इजी है, स्मॉल होगा। ठीक है, बिग मतलब भी बड़ा ही होता है, इनॉर्मस मतलब विशाल होता है, ह्यूज मतलब भी विशाल होता है। तो स्मॉल इसका करेक्ट एंटोनिम है। 16वां प्रश्न है, he said to me you needn't wait, choose the correct indirect narration। अब यहाँ 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। he told me that I didn't need to wait, दूसरा है he says to me to not wait, तीसरा है he asked me to not wait, और चौथा है he said to me
टू नॉट टू वेट। तो इन चारों ऑप्शन में जो पहला ऑप्शन है ही टोल्ड मी दैट आई डिडंट नीड टू वेट, यह सही है, यानी पहला जो ए है ऑप्शन वो सही है इसका। 17th क्वेश्चन है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यहां नेसेसरी वर्ड है, इसका करेक्ट स्पेलिंग क्या होगा? चार ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। ठीक है, इसमें जो चौथा ऑप्शन है, डी ऑप्शन है, वह सही है। नेसेसरी का स्पेलिंग होता है NECESSARY, ठीक है। इसके बाद 18वां क्वेश्चन को देखते हैं। ट्राई टू कम डैश आवर बिफोर द क्लास स्टार्ट्स, ठीक है। चार ऑप्शन है ए, एंड, द एंड नो आर्टिकल, ठीक है। ट्राई टू कम एन आवर बिफोर द क्लास स्टार्ट्स। आपको पता है जो आर्टिकल्स का रूल है उसमें है कि जो वावेल साउंड वाले वर्ड होते हैं, वावेल यानी स्वर ध्वनि जो प्रोड्यूस करता है वर्ड, यहां हम लेटर पर नहीं जाएंगे, यहां ध्वनि इंपॉर्टेंट है। तो आवर, यहां उच्चारण आप आवर करते हैं तो यहां क्या है, स्वर ध्वनि है। तो जब स्वर ध्वनि से कोई वर्ड स्टार्ट होता है तो उसके पहले एन आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। तो यहां जो ऑप्शन बी है एन, वह करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। वन ऑफ द टीचर्स डैश नेक्स्ट डोर टू माई अंकल। वन ऑफ द टीचर्स डैश नेक्स्ट डोर टू माई अंकल। इसके ऑप्शंस हैं लीव, लिव्स, लिव इन एंड लिविंग। चौथा ऑप्शन है लिविंग। देखिए ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर से रिलेटेड है क्वेश्चन, और इसमें इस तरह के प्रश्न जब भी आते हैं तो आपको यह देखना इंपॉर्टेंट होता है कि इसमें सब्जेक्ट कौन है। तो यहां सब्जेक्ट क्या है, वन ऑफ द टीचर्स। तो वन ऑफ द टीचर्स में सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है, क्योंकि आप किसी एक टीचर की बात कर रहे हैं, वन ऑफ द टीचर्स। तो टीचर्स तो कई सारे हैं, लेकिन उसमें एक टीचर की जब बात होगी तो उसके साथ सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। और सिंगुलर वर्ब कब होता है, जब वर्ब में एस और ईएस का यूज किया जाता है। तो यहाँ लिव्स जो है उसमें एस लगा हुआ है तो वह सिंगुलर वर्ब है, और इसलिए यह करेक्ट ऑप्शन है बी। 20वां जो प्रश्न है, चूज द करेक्ट सेंटेंस दे डोंट लाइक टू हिम। दूसरा ऑप्शन है डोंट लाइक टू हिम, तीसरा है दे डोंट लाइक हिम, और चौथा ऑप्शन है दे नॉट लाइकिंग हिम। तो यहां ऑप्शन सी दे डोंट लाइक हिम यह सही है, करेक्ट सेंटेंस है। दे डोंट लाइक हिम, ऑप्शन सी करेक्ट है। अब 21वां प्रश्न को देखते हैं। डिड सी सी डैश। चूज द करेक्ट ऑप्शन अस, दे, दियर एंड हिज। यह जो प्रश्न है वह पार्ट्स ऑफ स्पीच से है। आपने केस पढ़ा होगा, केस इसे हम हिंदी में कारक कहते हैं। तो यहां जो प्रोनाउन है उसका ऑब्जेक्टिव केस यूज होगा, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट के स्थान पर खाली स्थान है। तो यहाँ जो ऑब्जेक्टिव केस में जो ऑप्शन है वह इसका सही होगा ऑप्शन। दे नॉमिनेटिव केस है, सही नहीं होगा। डियर ऑब्जेक्टिव केस पॉसेसिव केस है, वह भी सही नहीं होगा। हिज पॉसेसिव में है, वह भी सही नहीं होगा। यहाँ ऑब्जेक्टिव केस में अस है, यानी पहला जो ऑप्शन है अस वह सही ऑप्शन है। डिड सी शी अस, ठीक है, क्योंकि कर्म के स्थान पर खाली है तो जो कर्म कारक में होगा वह सही इसका ऑप्शन होगा। 22वां प्रश्न है आई डैश ब्लैक हेयर एंड ब्राउन आईज।
अब यहाँ 4 ऑप्शन है, हैज, हैव, इज एंड वॉज। यहाँ ऑप्शन हो जाएगा आई हैव ब्लैक हेयर एंड ब्राउन आईज। ठीक है, आई के साथ हैव का प्रयोग होता है, आपको पता है। हैव जनरली प्लूरल नाउन के साथ, नाउन या प्रोनाउन के साथ यूज होता है, लेकिन आई सिंगुलर नाउन है, इसके बावजूद उसके साथ हैव का प्रयोग होता है। ठीक है, तो यहाँ आई के साथ हैव का प्रयोग होगा, ऑप्शन बी करेक्ट है। चूज द ऑड वन आउट। अब यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। हमने आपको पूर्व में भी बताया है कि लैंग्वेज और लॉजिक का बड़ा ही घनिष्ठ संबंध है। तो आप लॉजिकली देखिए कि यहाँ कौन सा ऑड वन है। ऑड कौन सा है, मतलब बाकी 3 सिमिलर है, कुछ समानता है, एक जो है वह अलग है। तो वह वर्ड कौन सा है? पहला है फ्लूट, दूसरा है वायलिन, तीसरा है सितार और चौथा है गिटार। ठीक है, तो ये सारे वाद्य यंत्र हैं, आपको पता है। फ्लूट, ठीक है, फ्लूट को मुंह से बजाते हैं। ठीक है, बाकी जो वायलिन, सितार और गिटार है उसको हाथ के सहारे बजाते हैं, उसमें कॉर्ड्स होते हैं, उसको बजाते हैं। यहाँ फ्लूट जो है वह सही ऑप्शन है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट है। इसमें ऑड जो वर्ड है वह फ्लूट है। 24वां जो क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट वर्ड व्हेन अ रूम इज टाइनी, इट इज डैश, स्मॉल, लाइट, कोल्ड एंड हॉट। टाइनी का अर्थ क्या होता है? टाइनी का अर्थ होता है बहुत छोटा। ठीक है, तो यहाँ छोटा के लिए स्मॉल होगा। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, जब कमरा छोटा है दैट इज इट इज स्मॉल। ठीक है, अब हम 25वें क्वेश्चन पर आते हैं। 25वां क्वेश्चन है, चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस। ही हैज नो इन्फ्लुएंस ऑन मी। दूसरा है, हिज फादर इंसिस्टेड ऑन पेइंग। चौथा है, कैन ही सक्सीड इन बिजनेस। और जो डी ऑप्शन है, वी आर सॉरी अबाउट दैट मेन। ठीक है, तो यहां आप ध्यान दीजिए, यहां जो ऑप्शन डी है वहां क्या दिया गया है? वी आर सॉरी अबाउट दैट मेन। मेन सिंगुलर होता है या प्लूरल होता है? मैन सिंगुलर होता है और मेन प्लूरल होता है। ठीक है, तो अगर मेन है तो उसके साथ जो एडजेक्टिव है वह दोज होना चाहिए, दैट नहीं। ठीक है, या अगर दैट है तो उसके साथ मैन होना चाहिए, मेन नहीं। तो ये दोनों का मैचिंग सही नहीं है, तो जो ऑप्शन डी है वह इनकरेक्ट है। ठीक है, 25 का ऑप्शन डी सही ऑप्शन होगा। 26, डैश योर स्टेटमेंट। चूज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन है फिनिश, फिनिशिंग, फिनिशेस एंड हैड फिनिश। तो यह एक इंपेरेटिव सेंटेंस है, और जब इंपेरेटिव या जो आदेशात्मक जो वाक्य होते हैं उसमें वह जनरली वर्ब फॉर्म, वर्ब के पहले फॉर्म से स्टार्ट होता है, V1 से स्टार्ट होता है। तो यहाँ जो फिनिश वर्ब है वह सही ऑप्शन है, इसका ऑप्शन ए सही है। फिनिश योर स्टेटमेंट, यानी आप अपना स्टेटमेंट क्या कर लीजिए, समाप्त कीजिए। ठीक है, जो आप बोल रहे हैं वह बोलना कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यहाँ कंप्लेन वर्ड है जिसका सही स्पेलिंग आपको बताना है। कई सारे स्पेलिंग दिए गए हैं यहाँ, तो यहाँ जो ऑप्शन बी है वह करेक्ट है। कंप्लेन का स्पेलिंग होता है COMPLAIN। ठीक है, तो
क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन बी करेक्ट है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 यानी 28 को देखते हैं। ही वॉज सिटिंग डैश टू गर्ल्स। यहाँ प्रीपोजिशन आपको चूज करना है। प्रीपोजिशन में ए है एट, बी है अमोंग, सी है बिटवीन और डी है फ्रॉम। ही वॉज सिटिंग बिटवीन टू गर्ल्स। दो के लिए बिटवीन का प्रयोग होता है, दो से अधिक के लिए अमोंग का प्रयोग होता है। ठीक है, ही वॉज सिटिंग बिटवीन टू गर्ल्स यानी ऑप्शन सी करेक्ट है। 29 जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। ही इज स्लो फुल स्टॉप ही इज श्योर, यानी दो सेंटेंस है, ही इज स्लो एंड ही इज श्योर। मैं बार बार एक चीज दोहरा रहा हूं, आप जरूर इस बात को गौर कीजिएगा। लैंग्वेज का लॉजिक से, लॉजिक समझते हैं ना, तर्क, रीजनिंग, उसका घनिष्ठ संबंध होता है। अब इस दोनों सेंटेंस में कौन सा संबंध आप पा रहे हैं, देख रहे हैं? ही इज स्लो एंड ही इज श्योर, तो इसमें क्या है संबंध? ही इज स्लो एंड ही इज श्योर, he is slow but he is sure, sure he is but slow, slow he is and sure। तो देखिए दोनों क्या है, आपस में कंट्राडिक्टरी है, मतलब दोनों में विरोधाभास है। कोई व्यक्ति स्लो है लेकिन श्योर है, कुछ लोग फास्ट होते हैं लेकिन श्योर नहीं होते हैं। ठीक है, लेकिन कोई स्लो है लेकिन श्योर है, यानी उसमें एक कॉन्फिडेंस है, वह अपनी चीजों को लेकर श्योर है। तो दोनों स्लो और श्योर थोड़ा सा आपस में कंट्राडिक्टरी है, इसलिए ऐसे दो वाक्य के बीच में जो बट कंजंक्शन है उसका प्रयोग होता है, यानी ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है ना, बट का अर्थ किंतु, लेकिन, परंतु। ठीक है, मतलब दो जो विरोधी विचारधारा है, विरोधी बातें हैं, उसको अगर आप एक साथ रखते हैं तो वहां बट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं। आई से टू द बॉयज यू शुड डू योर ड्यूटी। ठीक है, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। आई से टू द बॉयज टू डू देयर ड्यूटीज, I asked the boys about their duties. The boys were asked to do their duties by me, and I told the boys that they should do their duty. इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। जब आप I say to the boys you should do your duty को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो इसका हो जाएगा I told the boys, बीच में that का प्रयोग होगा, that you दे में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि यू क्या है, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। ठीक है, जो रिपोर्टिंग क्लॉज है, जो पहला जो पार्ट है सेंटेंस का, उसे रिपोर्टिंग क्लॉज कहते हैं। उसका जो ऑब्जेक्ट है यानी द बॉयज, वह प्लूरल है, थर्ड पर्सन प्लूरल नाउन है, तो उसके लिए जो प्रोनाउन यूज होगा वह दे होगा। तो आई टोल्ड द बॉयज दैट दे शुड डू देयर ड्यूटी, यानी यह एक करेक्ट सेंटेंस है और यह जो उसका सही इनडायरेक्ट स्पीच होगा ऊपर के वाक्य का यही होगा। अब 31वां जो सेंटेंस है उसको देखते हैं। डैश दे हेल्प अस। अब यहाँ जो डैश है वहां कौन सा एप्रोप्रिएट मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब यूज होगा वो हमें देखना है। ए में है माइट, बी है मे, सी है विल और डी है कुड। ठीक है, तो यहाँ विल दे हेल्प अस। ठीक है, विल दे हेल्प अस यानी सी ऑप्शन इसका सही है, क्या वे हमारी मदद करेंगे। ठीक है, विल दे हेल्प अस। 32 नंबर जो प्रश्न है उसको देखिए।
द डैश ऑफ आवर स्कूल इज वेरी स्ट्रिक्ट। ठीक है, अब यहाँ कई सारे वर्ड दिए गए हैं। प्रिंसिपल, यहाँ स्पेलिंग पर गौर कीजिएगा। प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का एक अर्थ होता है सिद्धांत। ठीक है, इसका प्रिंसिपल बहुत अच्छा है, तो वह एक अलग वर्ड है। यहाँ हम लोग स्कूल के प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं, तो उसका जो स्पेलिंग होगा वह PRINCIPAL। ठीक है, प्रिंसिपल यानी प्राचार्य। ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, 32 नंबर प्रश्न का ऑप्शन डी आंसर होगा। 33 जो क्वेश्चन नंबर है उसको देखिए, डैश मिल्क इज गुड फॉर हेल्थ। ठीक है, अब यहां जो ऑप्शन दिए गए हैं वह है ड्रंक, ड्रिंकिंग, ड्रैंक, ड्रिंक। तो यहां मिल्क के पहले कौन सा वर्ब फॉर्म यूज होगा ये हमें देखना है। तो ड्रिंकिंग इसका सही ऑप्शन है। ड्रिंकिंग मिल्क इज गुड फॉर हेल्थ। ड्रिंकिंग मिल्क का अर्थ हो गया दूध पीना। ड्रिंकिंग यहाँ क्या है, एक नाउन के रूप में इस्तेमाल हुआ है, जो कि यहाँ एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ड्रिंकिंग का मतलब पीना। पीना क्या है, एक वर्बल नाउन है, और यह वर्बल नाउन इस वाक्य में एडजेक्टिव का काम कर रहा है, मतलब दूध पीना। ठीक है, तो ड्रिंकिंग का प्रयोग मिल्क के पहले होगा, यानी ऑप्शन बी करेक्ट है। 34वां प्रश्न है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। वर्क हार्ड माइट यू शुड नॉट फेल। दूसरा है वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड नॉट फेल तीसरा है, और चौथा ऑप्शन है वर्क हार्ड लेस्ट यू कुड फेल। अब इसका जो सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन बी, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। इसका अर्थ यह हुआ कि कठिन मेहनत करो, नहीं तो तुम क्या हो जाओगे, फेल हो जाओगे, असफल हो जाओगे। तो वहां लेस्ट का अर्थ होता है नहीं तो, और लेस्ट के साथ शुड का प्रयोग होता है, तो लेस्ट यू शुड फेल। क्वेश्चन नंबर 35 को देख लीजिए। व्हाट आर द मेन इंग्रेडिएंट्स डैश दिस डिश। ठीक है, इंग्रेडिएंट्स का मतलब होता है जिन चीजों से मिलकर कोई भोज्य पदार्थ बनता है उसे इंग्रेडिएंट कहते हैं। जैसे आप सब्जी बनाते हैं तो उसमें क्या डालते हैं, सब्जी में जो वेजिटेबल्स होते हैं वो डालते हैं। इसके अलावा उसमें नमक डालते हैं, उसमें जो मिर्ची पाउडर है, ठीक है, धनिया पाउडर है, हल्दी पाउडर है, ये सब डालते हैं। तो ये सब क्या होता है, प्याज डालते हैं, ओनियन, तो ये सब मिलके उसके इंग्रेडिएंट होते हैं। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है, अबाउट, टू, ऑफ और एट। तो यहां सही ऑप्शन ऑफ होगा। व्हाट आर द मेन इंग्रेडिएंट्स ऑफ दिस डिश, तो इस भोजन का जो मुख्य इंग्रेडिएंट क्या क्या है, क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 में है, डैश माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। ठीक है, माउंट एवरेस्ट का नाम सुना होगा। माउंट एवरेस्ट क्या है, दुनिया का सबसे सर्वोच्च चोटी है। ठीक है, हाईएस्ट माउंटेन पीक कह सकते हैं इसको, हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड। तो माउंट एवरेस्ट जो है एक प्रॉपर नाउन है, और प्रॉपर नाउन के पहले कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए देयर विल बी नो आर्टिकल बिफोर माउंट एवरेस्ट। तो यहाँ ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, जब आप आर्टिकल चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे, उसमें लिखा रहता है ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स, तो कहाँ कहाँ आर्टिकल को ओमिट करना है। तो आपको पता है किसी भी प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, जैसे राम, श्याम, मोहन, सोहन, इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। सीता, गीता, ठीक है, कहीं भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। 37, choose the correctly spelled word।
ओकेजन, यहाँ ओकेजन के कई सारे स्पेलिंग दिए गए हैं। ओकेजन का अर्थ होता है अवसर। यहाँ ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। ओकेजन का सही स्पेलिंग होता है OCCASION। ठीक है। अंग्रेजी में अगर रुचि है, आप सभी लोग इंटरमीडिएट के छात्र हैं, तो इंग्लिश बड़ा ही अच्छा फनी लैंग्वेज भी कहा जाता है इसे, और अगर अंग्रेजी में रुचि रखते हैं तो उसके स्पेलिंग को बहुत गौर से देखना चाहिए। ठीक है, क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चन कभी भी आ सकते हैं करियर में, कहीं आप जो किसी एग्जाम में आ सकता है, किसी कंपटीशन में आ सकता है, या आप लिखते हैं तो सही स्पेलिंग के साथ लिखते हैं तो उसका एक अलग इंप्रेशन होता है। तो स्पेलिंग को थोड़ा गौर से देखना चाहिए ताकि वो आपके दिमाग में रहे। क्वेश्चन नंबर 38 है, द बॉक्स कंटेन्स 12 कॉइन्स। ठीक है, इसका पैसिव वॉइस बनाना है। तो आप जानते हैं कि पैसिव वॉइस में जो सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज होता है। जैसे यहाँ पर जो सब्जेक्ट है, दिस बॉक्स, यह सब्जेक्ट है, कंटेन्स वर्ब है, 12 कॉइन्स यह ऑब्जेक्ट है। जब आप पैसिव बनाते हैं तो क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर ले आते हैं, 12 कॉइन्स सब्जेक्ट हो जाएगा। अब यह जो है कौन सा टेंस है उसको देखिए, तो टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में सब्जेक्ट के बाद जब पैसिव बनाते हैं तो इज, एम, आर का प्रयोग करते हैं। यहाँ चूंकि 12 कॉइन्स क्या है, प्लूरल नाउन है, तो इसके लिए आर का प्रयोग होगा, 12 कॉइन्स आर। और उसके बाद V3 का प्रयोग करते हैं तो कंटेन्स है यहाँ, तो इसका कंटेंट हो जाएगा, 12 कॉइन्स आर कंटेंट दिस बॉक्स। जनरली क्या आप जानते हैं कि बाई का प्रयोग होता है, लेकिन ऐसा कोई यूनिवर्सल रूल नहीं है। यहाँ पर बाई का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि बाई तब होता है जब कोई सजीव उस चीज को अपने अंदर रखता। 12 कॉइन्स, यहाँ तो वह निर्जीव वस्तु है बॉक्स, तो इसलिए उसमें इन का प्रयोग होगा। 12 coins are contained in this box, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। 39, one who speaks for others is a dash। क्या कहते हैं, जो किसी दूसरे के लिए, जिसको हिंदी में दूसरे के लिए जो बोलने वाले होते हैं उसे आप क्या कहते हैं। ऑप्शन है स्पोक्समैन, फोटोग्राफर, मॉर्टल एंड एल्डर। तो यहाँ ऑप्शन ए करेक्ट है, स्पोक्समैन। स्पोक्समैन का अर्थ होता है प्रवक्ता। ठीक है, आप देखते होइएगा कि हर एक पार्टी का एक अपना स्पोक्समैन होता है, या कोई बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है, बिजनेसमैन है, उसका अपना स्पोक्समैन होता है। तो यहाँ ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 40 को देखिए, द सिनोनिम ऑफ ईयरली। ईयरली जो वर्ड है इसका समानार्थक शब्द कौन सा है। ऑप्शन दिया गया है फाइबर, दूसरा ऑप्शन है अमाउंट, तीसरा है एनुअल और चौथा है ट्रैक। तो यहाँ ऑप्शन सी करेक्ट है। ईयरली का ऑप्शन सिमिलर वर्ड है एनुअल, वार्षिक। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। 41वां प्रश्न है, द डोर हैज बीन ब्रोकन। यह किस वॉइस में है, यह पैसिव वॉइस में है। इसको आपको क्या करना है, एक्टिव में बदलना है। एक्टिव में 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ही ब्रोक द डोर, दूसरा है समवन हैज ब्रोकन द डोर, तीसरा है दे ब्रेक द डोर, और चौथा ऑप्शन है पीपल आर ब्रेकिंग द डोर। तो अब आप देखिए यहाँ हैज बीन का प्रयोग हुआ है, तो हैज बीन पैसिव वॉइस के किस टेंस में होता है। अगर आपने वॉइस को पढ़ा है तो आपको आइडिया होगा। यह प्रेजेंट परफेक्ट में होता है, तो यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट में जो सेंटेंस है उसको चूज करना है। समवन हैज ब्रोकन द डोर, यानी ऑप्शन बी करेक्ट है। अब आप सोचते होइएगा कि समवन का प्रयोग पैसिव में नहीं किया गया है पैसिव सेंटेंस में, तो आप जान लीजिए समवन जो भी वेग सब्जेक्ट होते हैं ना उसको ओमिट कर दिया जाता है। मतलब द डोर हैज बीन ब्रोकन बाय समवन करने की जरूरत नहीं है, वह अर्थ
क्लियर है, द डोर हैज बीन ब्रोकन, यानी दरवाजा को तोड़ दिया गया है। ठीक है, अब 42 जो क्वेश्चन है यह आपके टेक्स्ट बुक से लिया गया है। पर्ल एस बक हैड लर्न्ड अबाउट डैश फ्रॉम हिज फादर। ठीक है, तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जैनिज्म, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म एंड क्रिश्चियनिटी। तो यहाँ जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट है, बुद्धिज्म। पर्लेस बक जो इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आइज चैप्टर से लिया गया है, तो उसमें बुद्धिज्म इसका ऑप्शन सही है। अब है चुबुको एंड लोमो स्टार्ट डैश विथ ईच अदर। ठीक है, अ मैरिज प्रपोजल चैप्टर जो है एंटन चेकोव का, उससे लिया हुआ है। इसमें इसका जो ऑप्शन है 4 है, आर्गुइंग, सिंगिंग, डांसिंग एंड स्विमिंग। आपको पता है नटालिया के जो फादर होते हैं चुबुको, और लोमोव जो यंग मैन होता है जो शादी का प्रपोजल लेके आता है, तो दोनों के बीच में क्या होती है, बहस छिड़ जाती है। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन है आर्गुइंग, वह सही है। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। 44 क्वेश्चन है, बट एट नाइट व्हेन दे गेट स्लीपी दे ऑलवेज गो टू दियर डैश एंड स्लीप इन दियर एम्ब्रेस। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शंस दिए गए हैं, ब्रदर्स, सिस्टर्स, ऑन्ट्स एंड मदर्स। ठीक है, तो यहाँ मदर्स होना चाहिए। ठीक है, लॉजिकली मदर्स है, से आप लोग भी पढ़े हैं तो आपको भी इसका आइडिया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45, हु वाज स्कोल्डेड फॉर पेंटिंग पिक्चर्स। द आर्टिस्ट चैप्टर से है, एच.ई. बेट्स का जो प्रोज पीस है द आर्टिस्ट, उससे लिया गया है। इसमें 4 ऑप्शन है, सिबीज सिस्टर, सिबीज ऑन्ट, सिबी एंड सिबीज मदर। तो यहाँ सीबी होगा आंसर, यानी ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, सीबी को पिक्चर पेंट करने के लिए उसको डांट पड़ती थी। 46 जो क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू पर्लेस बक द मेन क्वालिटी ऑफ अ लीडर इज। पर्लेस बक के अनुसार एक लीडर का जो मुख्य गुण होता है वो क्या होता है, सेल्फलेसनेस, कम्युनलिज्म, डिसऑनेस्टी, ट्रीचरी। अब देखिए यह लॉजिकल क्वेश्चन भी है, इसको आप चैप्टर पढ़े हैं तब तो जानते ही हैं। ऐसे भी एक लीडर का जो मेन क्वालिटी है वो सेल्फलेसनेस होता है, मतलब निस्वार्थपन। सेल्फलेस मतलब उससे कोई स्वार्थ नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। 47 है, जॉनसन वाज अ पुअर कारपेंटर, टीचर, डॉक्टर एंड फार्मर। तो यहाँ यह भी यहाँ फार्मर होगा, पुअर फार्मर था जॉनसन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 है, नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो अ फिटर लव फॉर मी टेकन फ्रॉम। किस चैप्टर से लिया गया है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। ठीक है, आपने पढ़ा होगा पोएम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49, द वॉइस ऑफ एजुकेशन टोल्ड हिम टू। ठीक है, द स्नेक चैप्टर पोएम है, उससे लिया हुआ है। हग द स्नेक, ईट द स्नेक, किल द स्नेक एंड टाई द स्नेक। तो यहाँ जो कवि हैं, आप पढ़े हैं चैप्टर द स्नेक, तो उसमें आप देखे होंगे कि कवि पानी पीने जाते हैं टैप पर और वहीं पे वो सांप भी पहुंचता है। ठीक है, तो कह रहा है द वॉइस ऑफ एजुकेशन, मतलब उन्होंने जो शिक्षा ग्रहण किया था, जो बुद्धि उनके पास थी, वो बुद्धि कह रहा था कि इसको मार देना चाहिए। ठीक है, तो किल द स्नेक इसका सही ऑप्शन है। ठीक है, लेकिन क्या आप पढ़े हैं तो आपको पता होगा, उसको कभी मारते नहीं है। ठीक है, D.H. लॉरेंस की यह कविता है द स्नेक, लेकिन वो उस कविता में ही ये आया है कि
the voice of education told him to kill the snake. Question number 50 है, I celebrate myself and sing myself, and what I assume you shall assume is taken from. कहां से लिया हुआ है? Song of myself. ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 51, पोएट्री टू ऑडेन वाज. ऑडेन के लिए कविता क्या थी, मतलब उस कविता को किस रूप में देखते थे? अ प्लेथिंग, अ टॉय, अ मेमोरी, अ सीरियस गेम. यहां ऑप्शन डी सही है, अ सीरियस गेम. ठीक है, a serious game. 52, close bosom friend of the maturing sun is taken from. Ode to autumn. क्या होगा? Ode to autumn जॉन किट्स की कविता है. An epitaph deals with a beautiful lady होगा. ठीक है, वाल्टर डी ला मेयर की कविता है एन एपिटैफ, पढ़े होंगे आप लोग. 54 है, द सोल्जर इज. सोल्जर क्या है? सोल्जर यहाँ कविता का नाम है. ठीक है, लेकिन यह किस प्रकार की कविता है? ओड है, सोनेट है, एपिक है या एलिजी है? तो द सोल्जर इज अ सोनेट. सोनेट बोलते हैं 14 लाइंस की जो कविता होती है, 14 पंक्ति की. तो रुपर्ट ब्रुक की यह कविता है सोल्जर. ठीक है. मैकेविटी इज अ डैश कैट, मिजरेबल, मिस्ट्री, अपीलिंग, रिस्पेक्टेबल. तो यहाँ ऑप्शन बी सही है, मिस्ट्री कैट. मैकेविटी इज अ मिस्ट्री कैट. टी.एस. एलियट की कविता है मैकेविटी द मिस्ट्री कैट. क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, द टर्म जोरोएस्ट्रियन इन फायर हिम स्टैंड्स फॉर. हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी. तो यह पारसी के लिए, पारसी धर्म, जोरोएस्ट्रियनिज्म जो है पारसी धर्म को ही कहते हैं. ठीक है, तो उसमें आग को बहुत महत्व दिया गया है. तो यहाँ पारसी इसका हो जाएगा ऑप्शन. 57 है, अ किंग इन एग्जाइल इन द पोएम स्नेक स्टैंड्स फॉर. यहां पर अ किंग इन एग्जाइल, एग्जाइल मतलब क्या होता है? वनवास कह सकते हैं. ठीक है, किंग इन एग्जाइल. तो यहाँ पर यह स्नेक चैप्टर से लिया गया है. तो किसके बारे में है? द रैट, द एलिफेंट, द स्नेक, द लायन. किसके बारे में है? द स्नेक होगा. ऑप्शन सी करेक्ट है. अब कुछ क्वेश्चन जो है द स्टोरी ऑफ इंग्लिश से है, वो भी आप देख लीजिए. हु रोट पायस द प्लोमैन. पायस द प्लोमैन जो कविता है, जो बुक है, वह किसके द्वारा लिखा गया है? गावर, लैंगलैंड, वाइक्लिफ एंड चॉसर. ठीक है, तो यह विलियम लैंगलैंड के द्वारा लिखा गया है. ऑप्शन बी इसका सही ऑप्शन है. ठीक है, कई लोग चौसर लिखे होंगे. चौसर को फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री कहा जाता है या इंग्लिश लिटरेचर कहा जाता है, जॉफ्री चौसर. लेकिन इसका ऑप्शन सही होगा लैंगलैंड. ठीक है. 59, हु रोट द मर्चेंट ऑफ वेनिस. द मर्चेंट ऑफ वेनिस इज अ प्ले रिटन बाय शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर. ठीक है. एंटोनियो एंड साइलॉक, साइलॉक इसमें जो मर्चेंट की भूमिका में है. ठीक है. पोर्सिया, ये सब कैरेक्टर्स हैं इसके. तो आप इसका जो सही ऑप्शन है वो शेक्सपियर है. क्वेश्चन नंबर 60, इंग्लिश इज यूज्ड एज अ फॉरेन लैंग्वेज इन. इंग्लिश को फॉरेन लैंग्वेज कहां माना जाता है? नाइजीरिया में, मैक्सिको में, बोत्सवाना में या सिंगापुर में? तो इंडिया में आपको पता है, इंडिया में इंग्लिश क्या है? सेकेंड लैंग्वेज है. इट्स नॉट अ फॉरेन लैंग्वेज. तो यहाँ तो खैर इंडिया ऑप्शन नहीं है. यहाँ नाइजीरिया इसका सही ऑप्शन होगा. ऑप्शन ए इज नाइजीरिया. ठीक है, वहां फॉरेन लैंग्वेज के रूप में नाइजीरिया एक अफ्रीकन कंट्री है. ठीक है. 61 है, ब्रिटिश इंग्लिश इज वाइडली रिकॉग्नाइज्ड एज अ.
नेटिव लैंग्वेज, फॉरेन लैंग्वेज, वर्ड लैंग्वेज, डिफिकल्ट लैंग्वेज। नेटिव लैंग्वेज, फॉरेन लैंग्वेज, वर्ड लैंग्वेज या डिफिकल्ट लैंग्वेज। तो ब्रिटिश इंग्लिश जो है वह क्या है, एक वर्ल्ड लैंग्वेज के रूप में माना जाता है, ठीक है, एक वैश्विक भाषा है। आज अंग्रेजी दुनिया के हर एक हिस्से में बोली जाती है, इसीलिए अब क्या उसको कह सकते हैं, इट्स अ वर्ल्ड लैंग्वेज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62, द ड्रामा वर्ड ड्रामा कम्स फ्रॉम, किस भाषा से लिया गया है, ड्रामा वर्ड किस भाषा से लिया गया है, लैटिन, स्कैंडिनेवियन, इंडियन एंड ग्रीक। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो ग्रीक, ड्रामा जो है कहां से लिया गया है, ग्रीक से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 63 को देखते हैं, हु रोट अनटचेबल। अनटचेबल जो नोवेल है वह किनके द्वारा लिखा गया है, आर के नारायण, एम आर आनंद, एम आर आनंद का पूरा नाम है मुल्कराज आनंद, बीसी चट्टोपाध्याय एंड आर एन टैगोर यानी रविंद्रनाथ टैगोर, किनके द्वारा लिखा गया है, तो यह मुल्कराज आनंद यानी एम आर आनंद के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 64 को देखते हैं। आई थिंक देयर आर सम क्वेश्चंस व्हिच इज रिपीटेड, तो आपको इसमें दिक्कत नहीं होगी, अब जल्दी जल्दी मिला लीजिए, ठीक है। असल में यह जो क्वेश्चन पेपर है वो हमारे एक साथी सर हैं टीचर, उनके द्वारा सेट किया गया है, ठीक है, तो आप इसको देख लीजिए। वन हु स्पीक्स फॉर अदर्स इज स्पोक्समैन, फोटोग्राफर, मॉडल एंड एल्डर। तो आप जल्दी जल्दी इसको मिला लीजिए। इसका जो ऑप्शन है ए, स्पोक्समैन, जो दूसरे के लिए जो प्रवक्ता का काम करते हैं उन्हें स्पोक्समैन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 65 है, द सिनोनिम ऑफ ईयरली क्या है, फाइबर, अमाउंट, एनुअल एंड ट्रैक। तो यहाँ इसका जो सही ऑप्शन है एनुअल, ईयरली का सिनोनिम एनुअल होता है। द डोर हैज बीन ब्रोकन, हम लोग इसको देख ही चुके हैं, समवन हैज ब्रोकन द डोर, बी ऑप्शन है। द एंटोनिम ऑफ वाइड, वाइड का जो सही ऑप्शन क्या है, डी होगा यानी नैरो, वाइड मतलब विस्तृत, नैरो मतलब संकीर्ण, यानी नैरो इसका ऑप्शन है। 68 है, वी अराइव्ड डैश द स्टेशन एंड आवर लेट, ठीक है। तो यहाँ अबाउट, इन, एट और ऑफ, चार ऑप्शन है। यहाँ सही ऑप्शन सी है, वी अराइव्ड एट द स्टेशन एंड आवर लेट, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। एंड 69 है, दिस इज अ डैश हाउस, स्पेसियस, स्पेसियस, स्ट्रेट, रूट। तो यहाँ ऑप्शन ए सही है, स्पेशियस, स्पेस से स्पेशियस एडजेक्टिव बना है, स्पेस SPAC स्पेलिंग होता है, उसमें IOUS लगाकर एडजेक्टिव बन जाता है स्पेशियस, ठीक है। ऑप्शन ए सही है। 70 है, सी हैजंट डैश मनी, ठीक है। यहाँ चार ऑप्शन है, मेनी, फ्यू, एनी और सम। तो यहाँ ऑप्शन सी है एनी, सी हैजंट एनी मनी। तो निगेटिव सेंस में इस तरह के वाक्य में एनी का प्रयोग होता है, यानी उसके पास कोई पैसे नहीं है, यानी कोई रुपया नहीं है, एनी होगा। 71, he lives dash away from school than I do। अब चार ऑप्शन है, फादर, फार्दर, फर्दर एंड आइदर। तो यहाँ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ दो ऑप्शन बहुत क्लोज है, फार्दर और फर्दर। तो फर्दर का प्रयोग होता है टाइम के सेंस में, ठीक है, और फार्दर यानी डिस्टेंस के सेंस में होता है, यानी उसका घर क्या है, वह ही लिव्स अवे फ्रॉम स्कूल देन आई डू, यहाँ फार्दर होगा। फार का जो कंपैरेटिव फॉर्म होता है फार्दर,
ठीक है, यानी वह विद्यालय से ज्यादा दूर रहता है मेरी अपेक्षा। 72 है, चूज द ऑड वन आउट, ब्यूटीफुल, चार्मिंग, नाइस, बिगिनिंग। अब ये जो तीन ऑप्शन है वह सिमिलर है, ब्यूटीफुल, चार्मिंग और नाइस। तो ऑड वन क्या है? बिगिनिंग। बिगिनिंग का अलग मीनिंग होता है, तो बिगिनिंग इसका सही ऑप्शन है डी। 73, इंडिया विल बिकम डैश सुपर पावर शॉर्टली। ठीक है, ऑप्शंस है ए एंड द और नो आर्टिकल। अब देखिए यहां भी वही चीज है, लॉजिक को आपको समझना होगा। इंडिया विल बिकम अ सुपर पावर, क्या होगा? अ सुपर पावर। क्योंकि बहुत सारे सुपर पावर्स हैं दुनिया में, ऐसा नहीं कि इंडिया एकमात्र सुपर पावर बन जाएगा, तो यह एक सुपर पावर बनेगा। ठीक है, ये ऑप्शन यहां सही है। 74 है, द बुक डैश इन पार्ट्स, सॉरी द बुक कॉमा इन पार्ट्स कॉमा डैश बोरिंग। अब यहां आपको पहचानना है कि सब्जेक्ट कौन है। तो बुक यहां सब्जेक्ट है, द बुक यानी सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा इज। ऑप्शन ए यहां सही है, इज। ठीक है, 75 को देखिए, यू हैव मेड ऑल प्रिपरेशंस डैश द मैरिज। ठीक है, अब यहां है टू, फॉर, ऑफ और ऑन, तो यहां क्या होगा? फॉर द मैरिज। यू हैव मेड ऑल प्रिपरेशंस फॉर द मैरिज। 76 है, वेयर डिड डैश बाय दैट ड्रेस। तो यहाँ जो ऑप्शंस है हर, हिम, हिज और सी, तो यहाँ ऑप्शन डी जो है सी वह सही ऑप्शन है। वेयर डिड सी बाय दैट ड्रेस। ठीक है, 77 को देखते हैं, आई वुड अप्रिशिएट डैश फ्रॉम यू, टू हियर, हर्ड, हियर एंड हियरिंग। तो यहाँ ऑप्शन डी करेक्ट है, आई वुड अप्रिशिएट हियरिंग फ्रॉम यू। हियरिंग यहाँ क्या है? जीरंड है, यानी वर्बल नाउन है। मैं तुमसे कुछ सुनना पसंद करूंगा। ठीक है, आई वुड अप्रिशिएट हियरिंग फ्रॉम यू। क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं, द बॉस ऑर्डर टू फॉलो हिम। ठीक है, यह क्या है? एक इनडायरेक्ट नरेशन है, जिसका डायरेक्ट नरेशन आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ ऑप्शन दिया गया है, द बॉस सेड फॉलो मी, द बॉस सेज विल फॉलो मी, द बॉस विल से फॉलोइंग मी, द बॉस हैज सेड फॉलोइंग मी। ऑप्शन ए सही है, द बॉस सेड फॉलो मी। 79 है, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ट्रांसफर्ड का सही स्पेलिंग क्या होता है? तो यहाँ ऑप्शन सी है, TRANSFERRED, यानी ऑप्शन सी सही है। 80 को देख लेते हैं, ट्राई डैश विथ व्हाट यू हैव। ठीक है, यहाँ है ट्राई टू मेक डू, ट्राई प्रोड्यूस इट, क्रिएट इट, टू डू इट। तो यहाँ ऑप्शन डी होगा, ट्राई टू डू इट विथ व्हाट यू हैव। तो जो कुछ है उससे, इसका अर्थ हुआ कि जो कुछ है तुम्हारे पास उससे इसे करने का प्रयास करो। ठीक है, टू डू इट। एंड 81, आई ऑफन सफर फ्रॉम डैश बैकएक। बैकएक का अर्थ होता है, जैसे कई बार बड़ा हास्यास्पद होता है, जैसे एक बच्चा कहता है कि सर मेरे पेट में हेडेक हो रहा है। ठीक है, पेट में क्या होगा? हेडेक होता है। हेडेक तो हमेशा हेड में ही होगा ना, पेट में स्टोमैक एक होता है, और बैकएक का मतलब है पीठ दर्द। ठीक है, तो यहाँ बैकएक जो है एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसके लिए आर्टिकल की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ए एंड द की जरूरत नहीं, यहाँ देयर विल बी नो आर्टिकल। आई ऑफन सफर फ्रॉम बैकएक। ठीक है, 82, यू बॉट अ कार। यहाँ क्वेश्चन टैग आपको बताना है। ऑप्शंस हैं डिड नॉट यू, हैवंट यू, वेरंट यू एंड डोंट यू। तो यहाँ ऑप्शन ए होगा, डिड नॉट यू।
इसको शॉर्ट में आप डिडंट यू भी लिख सकते हैं, हालांकि यहाँ मोस्ट अप्रोप्रिएट यही है डिड नॉट यू, क्योंकि यहाँ पास्ट टेंस का यह सेंटेंस है, सिंपल पास्ट का। 83 है आई वर्क डैश माई बॉस, ठीक है। अब यहाँ ऑप्शन दिया गया है इन, एट, फॉर और ऑफ, ठीक है। तो ऑप्शन सी होगा फॉर, आई वर्क फॉर माई बॉस, यानी हर कोई क्या करता है, अपने बॉस के लिए काम करता है, ऑफिस में जो उसके जो बॉस होते हैं उसके लिए लोग काम करता है। 84 है आई वॉन्ट अ डैश फॉर हायर स्टडीज। अब यहाँ लोन वर्ड है, इसका कई सारा स्पेलिंग दिया गया है। लोन का अर्थ होता है ऋण, जैसे आप हायर स्टडीज के लिए जाते हैं तो आपको ऋण की आवश्यकता होती है, कर्ज की आवश्यकता होती है, तो लोन का सही स्पेलिंग होता है LOAN, यानी ऑप्शन बी इसका सही ऑप्शन है। अब है 85, चूज द करेक्ट सेंटेंस, ही वाज स्टैंडिंग राइट फॉर हिज फादर, he was standing right of his father, he was standing in front of his father, he was standing right from his father। तो यहाँ बहुत कंफ्यूज नहीं होना है, ऑप्शन आपको करेक्ट सेंटेंस पूछ रहा है, he was standing in front of his father, ये सही है ऑप्शन सी, यानी वह अपने पिता के सामने खड़ा था, ठीक है। 86, choose the correct antonym of sterile। sterile वर्ड पहले भी आया था अपने क्वेश्चन में, तो sterile का यहाँ एंटोनिम पूछ रहा है, तो sterile का एंटोनिम फर्टाइल हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी, ठीक है। अब है द एंटोनिम ऑफ वेग इज हार्ड, क्लियर, पोलाइट एंड रिफ्यूज, ठीक है। 87 नंबर को आप देखिए, वेग का मतलब होता है अस्पष्ट, अस्पष्ट का जो विपरीतार्थक शब्द होगा अस्पष्ट, यानी उसका इंग्लिश में आप कहेंगे तो क्लियर, वेग का एंटोनिम क्या है, क्लियर। 88 दे सेड हाउ सिली ऑफ हिम, इसका जो इनडायरेक्ट नरेशन है, दे said that it is silly of him, silly of him is what they said, they exclaimed that it was very silly of him and they were angry that it was silly of him। तो यहाँ ऑप्शन सी है, they exclaimed that it was very silly of him, यह सही ऑप्शन है। 89 I dash him 2 years ago, यहाँ ऑप्शंस हैं सॉ, सी, सीन, हैव सीन, तो यहाँ हो जाएगा शॉ, चूंकि ये पास्ट सेंटेंस है तो यहाँ सी का पास्ट होता है शॉ, SAW, तो ये ए ऑप्शन इसका सही है। 90 है सम एक्ट्रेसेस आर डैश डांसर्स, ऑप्शंस है ब्रिलियंट, कर्टियस, डेंजरस एंड रैपिड, तो यहाँ ऑप्शन ए है ब्रिलियंट, यह सही ऑप्शन है, सम एक्ट्रेसेस आर ब्रिलियंट डांसर्स। 91 है डैश दे लीव नियर यू, ऑप्शंस है डज, डू, हैव, आर, तो यहाँ ऑप्शन बी है डू दे लीव नियर यू। 92 है चूज द करेक्ट सेंटेंस, we show a wonderful show next day, we show a wonderful show yesterday, we show a wonderful show today, and D है we saw a wonderful show yesterday। अब देखिए इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, शो SAW मतलब होता है देखा, ये वर्ब है, और SHOW शो मतलब होता है कोई तरह का मूवी है, फिल्म है, ठीक है, या कोई नाटक है, तो यहाँ वह नाउन के रूप में आता है, तो यहाँ जो ऑप्शन डी है वी शो अ वंडरफुल शो यस्टरडे, वह सही ऑप्शन है। 93 द बुक इन पार्ट्स डैश बोरिंग, यह पहले भी आया था क्वेश्चन, तो यहाँ ऑप्शन ए सही है, इज। 94 है यू हैव मेड ऑल प्रिपरेशंस डैश द मैरिज, यह भी आ चुका था, फॉर इसका ऑप्शन होगा बी। 95 वेयर डिड डैश बाय दैट ड्रेस, तो यहाँ जो नॉमिनेटिव वर्ड है यानी हर, हिम, हिज नहीं होगा, यहाँ ही सही ऑप्शन है, डी ऑप्शन।
96 आई वुड अप्रिशिएट डैश फ्रॉम यू, यह भी आ चुका है क्वेश्चन। हियरिंग यहाँ होगा आई वुड अप्रिशिएट हियरिंग फ्रॉम यू। 97 है द बॉस ऑर्डर टू फॉलो हिम, यहाँ ऑप्शन ए सही है, द बॉस सेड फॉलो मी, ठीक है। एंड 98 है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, कॉफी का सही स्पेलिंग क्या होता है, ऑप्शन सी है COFFEE। 99 है ट्राई डैश with what you have, ऑप्शन डी होगा to do it, try to do it with what you have। 100 है I write a letter dash a pen, ठीक है। यहाँ in, at, with और for ऑप्शन है, तो यहाँ ऑप्शन सी है with, यानी with यहाँ सही है, सी ऑप्शन। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा 100 क्वेश्चंस को देखा, इसमें से आपको ओनली 50 क्वेश्चन ही आपको बनाना है। आप देख रहे हैं कि जिस तरह से ग्रामर के क्वेश्चन आए हैं, अगर आप उसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो इसमें आप 50 में 50 अंक ला सकते हैं। सावधानी यही रखिएगा कि शुरू के जो 50 क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करेंगे उसी का आपको अंक मिलेगा, यदि उसमें कोई गलत होगा तो अंक कटेगा भी। ऐसा नहीं है कि 50 के बाद 51 आपने सही बना दिया है तो आपका वो 51 जो क्वेश्चन है उसका अंक आपको मिलेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। बाकी जो सब्जेक्टिव है उसमें आपको बहुत कुछ अभी बताने की जरूरत नहीं है, आप इसमें अटेम्प्ट किए होंगे। इसमें जैसे पहला क्वेश्चन है एसे से रिलेटेड है, रिपब्लिक डे, करप्शन, यूज ऑफ इंटरनेट, पॉल्यूशन एंड सोशल मीडिया, इन सारी चीजों से आप परिचित है। रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस, करप्शन यानी भ्रष्टाचार, यूज ऑफ इंटरनेट जो मोबाइल या अभी जैसे हम लोग जो लाइव क्लास चला रहे हैं यह भी क्या है, एक इंटरनेट से ही पॉसिबल हो पा रहा है। पॉल्यूशन, प्रदूषण, अलग अलग तरह के प्रदूषण होते हैं, ध्वनि प्रदूषण है, जल प्रदूषण है, ठीक है, या रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन होता है। सोशल मीडिया जैसे व्हाट्सएप है, फेसबुक है, यूट्यूब है, जो सोशल मीडिया लोगों से जुड़ने का जो साधन है, तो इन चीजों का काफी मतलब इस्तेमाल हो रहा है आज के समय में। तो आप इसके बारे में जो आपको लगता है कि सबसे आप अच्छे तरीके से उस पर आप लिख सकते हैं उसको टू द पॉइंट, और जो शब्द सीमा है 150 से 200 वर्ड का उसके अंदर ही लिखना है। और कोशिश यह करना है जब ऐसे लिखते हैं, देखिए ऐसे और पैराग्राफ में थोड़ा अंतर होता है। पैराग्राफ किसी विषय के एक पहलू के बारे में पूछा जाता है और ऐसे का मतलब है उसका पूरे हर चीज को आपको हर एक पहलू को देखना है। तो आपको जो सबसे अच्छा लगे, जिस पर आप कुछ अपनी बात लिख सकते हैं अपने शब्दों में, आप इस पर लिखिए। भाषा में जो शुद्धता है उसका ध्यान रखना है। और अलग अलग मतलब कई सारे लोग क्या होते हैं कि एक ही स्ट्रक्चर में पूरा ऐसे लिख देते हैं। जैसे छोटे क्लासेस में आप देखते हुइएगा कि अगर काऊ पर ऐसे लिखना है तो द काऊ इज अ 4-footed एनिमल, इट हैज 2 eyes, it has 2 ears, it has 4 legs, इस तरह से करके इट हैज करके लोग लिखते थे। तो वैसा नहीं करना है, आप सेंटेंस में वेरिएशन रखिए। इससे क्या है ना कि एग्जामिनर को एक इंप्रेशन ये बनता है कि आपके पास सेंटेंस का अच्छा खासा स्टॉक है, अच्छा खासा मतलब आपका पकड़ है भाषा पर। तो मेनली ये भाषा कितना अच्छा है आपका, उसको जज करने के लिए ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप इससे आप लिखिए शब्द सीमा के अंतर्गत ही, और उसके हर एक पहलू को आपको लिखना होगा, ठीक है। एक्सप्लेनेशन से मैंने बताया था कि आपको 2 तरह के प्रश्न रहते हैं। एक तो प्रोज सेक्शन से रहता है, जो रेनबो पार्ट 2 है उसका जो प्रोज सेक्शन है उससे प्रश्न रहेगा, और पोएट्री सेक्शन से भी एक प्रश्न रहेगा। 4-4 अंक का दोनों प्रश्न है। तो आप टेक्स्ट बुक को पढ़िए। देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जब पूछा जा रहा है तो निश्चित रूप से उसका ये उद्देश्य है कि आप टेक्स्ट बुक को अच्छी तरीके से पढ़िए, तभी कहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा आप उसका उत्तर दे सकते हैं। और खासकर जो क्वेश्चन अगर कोई आपके पास हेल्प बुक है तो आप उसके समरी को पढ़ लीजिए, ठीक है ना।
समरी जो कम शब्दों में उसके चैप्टर्स के बारे में बताया रहता है, अगर वो आप उसको पढ़ेंगे तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको आंसर करने में सुविधा होगी। क्वेश्चन नंबर 4 जो है यहाँ पर आपसे पूछा गया है, राइट अ लेटर टू योर फादर डिस्क्राइबिंग हिम अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ कोरोना वायरस इन योर एरिया। दूसरा जो ऑप्शन है इसमें, राइट अ लेटर टू द एजुकेशन सेक्रेटरी ऑफ योर बोर्ड रिक्वेस्टिंग हिम टू करेक्ट योर नेम इन द सर्टिफिकेट। तो इस बड़ा ही प्रासंगिक प्रश्न है, इस तरह की चीजें आपको अक्सर फेस करना पड़ता है। अभी आप एग्जाम दे रहे हैं इंटरमीडिएट का, हो सकता है जो आपको मार्कशीट मिलेगा या आपका जो सर्टिफिकेट मिलेगा उसमें कुछ नेम वगैरह में गड़बड़ी गलती हो सकती है। तो उसके लिए आपको एजुकेशन सेक्रेटरी यानी सेक्रेटरी जो है बोर्ड के, द सेक्रेटरी बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना, उसके नाम से आपको एक एप्लीकेशन लिखना पड़ सकता है। तो यहाँ दो तरह के प्रश्न हैं, एक फॉर्मल इनफॉर्मल है पहला और दूसरा फॉर्मल है। तो उसका जो प्रॉपर फॉर्मेट है लेटर राइटिंग का उसको फॉलो करते हुए, और इसमें अंक का भी ध्यान रखना है, 5 अंक का है तो बहुत ज्यादा लेंदी नहीं बनाना है। और जो लेटर का जो सही फॉर्मेट है, फॉर्मेट पे अंक होता है, अगर आप सही फॉर्मेट का प्रयोग करते हैं तो उस पे भी आपको अंक मिलेगा। इसलिए कम शब्दों में अपनी चीजों को, जो आपसे पूछा जा रहा है मेन जो इसका टॉपिक है उससे रिलेटेड आप अपनी बात को रखेंगे लेटर में। इसके अलावा जो टेक्स्ट बुक से रिलेटेड क्वेश्चन है, कुल 10 प्रश्न हैं जिसमें आपको मात्र 5 का ही उत्तर देना है। आप जो टेक्स्ट बुक पढ़े हैं यानी प्रोज सेक्शन, पोएट्री सेक्शन और स्टोरी ऑफ इंग्लिश पढ़े हैं, तो उसमें जो आपके लिए कन्वीनियंट हो उसमें से 5 बेस्ट जो 5 क्वेश्चन है वो आपके लिए उसको सेलेक्ट करना है, उस पर उत्तर देना है। छठा प्रश्न है, आंसर एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग ईच इन अबाउट 100 to 120 वर्ड्स। ठीक है, राइट द समरी ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, एन एपिटैफ, माय ग्रैंडमदर्स हाउस, द सोल्जर, एन आर्टिस्ट। ठीक है, तो आपको किसी 3 का भी हमने आपको बताया भी है कि आप टेक्स्ट बुक में से रिलेटेड जो भी है टॉपिक, चाहे प्रोज हो, पोएट्री हो, आप उसका समरी पढ़ लीजिए जो हेल्प बुक है आपके पास उपलब्ध। तो आपको बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से किसी एक के बारे में एनी 3 है, एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट। ठीक है, तो आपको इसमें से 3 के बारे में आपको समरी लिखना है 3 टॉपिक पर, तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, 5 क्वेश्चन है, इजी है लिखना। और इसके अलावा एक कॉम्प्रिहेंशन पैसेज है जो आउट कोर्स के बाहर का है, अनसीन पैसेज है। इस पैसेज को अच्छे से पढ़ के और जो 4 प्रश्न दिया गया है उसका उत्तर देना है। इसमें एक सजेशन है मेरे तरफ से कि आप जो पैसेज पढ़ते हैं उससे पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। जैसे यहाँ क्वेश्चन दिया है, व्हाट इज ड्रिलिंग, वेयर इज ड्रिलिंग यूजुअली डन, एंड व्हाट डज द रेट ऑफ ड्रिलिंग डिपेंड अपॉन, मेक सेंटेंसेस विद रॉक एंड प्लेटफॉर्म। तो ये क्वेश्चन अगर आप पढ़ लेते हैं तो आप जब पैसेज पढ़ेंगे तो आपको पता है कि आपको किन प्रश्नों का उत्तर देना है। तो एक पर्पसफुल रीडिंग होगा, और यह मेनली रीडिंग जो आपकी एबिलिटी है उसी को टेस्ट करने के लिए ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन। तो आप अपने रीडिंग को पर्पसफुल बनाइए, और ये सारे प्रश्न जो है उसको आप ऐसा नहीं कि हूबहू जो पैसेज में है उसको सेंटेंस को हूबहू कॉपी करना है। आप कोशिश कीजिए कि अपने शब्दों में आप इन प्रश्नों का उत्तर दे सकें। रणधीर शब्द, तो आप अपने शब्दों में जो टू द पॉइंट इसका आंसर है वह देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने देखा आज जो 100 क्वेश्चंस थे ऑब्जेक्टिव टाइप, साथ में जो सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने उसका भी सही सही आंसर दिया होगा। लेकिन फिर अंत में मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप ग्रामर को थोरोली अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, पढ़िए। ठीक है,
अगर आपका ग्रामर सेक्शन, क्योंकि आपका ज्यादा फोकस पढ़ाई के दौरान ग्रामर पर ही रहता है, तो अगर उस पर अच्छी पकड़ बन जाती है, उसके ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल्स को आप हल कर लेते हैं, तो आपके लिए यह कोई टफ नहीं होगा। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं इस सेशन को समाप्त करता हूँ। ठीक है, धन्यवाद।